हमारा जो आज का टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ टुडे इज डिस्कशन इज प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. It is very important topic and interesting topic because our country is governed by the prime minister. Our head of the government is the prime minister, that is Narendra Modi ji presently. So that is why this is very important topic, prime minister and union council of ministers. मगर मैं पहले ये डिफाइन करूं कि अभी हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने सिर्फ प्रेसिडेंट को पढ़ा. इसके बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, तो अकेले वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ा, हमने किसी और को हमने उसमें डिस्कस नहीं किया. लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इसके साथ क्या है, एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये दोनों एक साथ है. यहाँ प्राइम मिनिस्टर अलग या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग नहीं है, ये हमें एक साथ पढ़ना है. तो कोई बताएगा इसका रीजन क्या है? सर जरा रिपीट अप एक क्वेश्चन कीजिए सर. पीएम हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हाँ, हमने पढ़ा ना प्राइम मिनिस्टर, हमें पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये दोनों क्यों एक साथ है? हम अलग से प्राइम मिनिस्टर को डिफाइन कर लेते, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इसके पावर्स वगैरह. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या? क्योंकि सर पीएम खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होता है. हाँ, एलोकेट पोर्टफोलियो. सर इसको एडवाइस करते हैं ना ये मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो तो खुद नहीं एडवाइस छोड़िए, देखिए क्या होता है. सर, इसका मतलब ये है कि विदाउट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता है विदाउट काउंसिल. अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम हटा दें, खत्म कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई पोजीशन ही नहीं है. सर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है यूनियन काउंसिल ऑफ नहीं, मिनिस्टर. लीडर तो है, लेकिन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बगैर उसकी कोई हैसियत ही नहीं है. हेड भी होता है ना. जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट अकेले है, वो किसी के कंट्रोल में या किसी की वजह से नहीं होता है. ही इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर, उसकी टर्म 5 साल होती है और वो अपनी टर्म 5 साल पूरी कर लेता है. ओनली इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर वो कोई बड़ा जुर्म करे, क्योंकि ये छोटा जुर्म नहीं है, अगर वो कोई बड़ा जुर्म करता है यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तब जाके उसको रिमूव किया जा सकता है. एंड दैट इज वाई आज तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया, इम्पीच नहीं किया गया. जबकि प्राइम मिनिस्टर उसको अक्सर रिमूव किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर उसको अक्सर जो है रिमूव किया जाता है, या उनको रिजिग्नेशन लिया जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. मेरे पास एक लिस्ट बनी है, लास्ट में मैं शेयर भी करूंगा. हमारे पास जो हिंदुस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर का, जिसने बहुत साले ज्यादा सालों तक हुकूमत की, वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू. 16 ईयर, 16 साल तक वो हिंदुस्तान का कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर रहा है. तो 16 साल तक उसको किसी ने रिमूव नहीं किया. अगर वो जिंदा होता शायद आज भी प्राइम मिनिस्टर होता. सर इतने हाँ, इसी तरह हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में मोदी जी है, तो मोदी जी का टेन्योर भी 12 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड, ये उसके बाद सेकंड आते हैं मोदी जी, है ना. इसी तरह इंदिरा गांधी हमारे हिंदुस्तान की एक फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी का टाइम भी काफी ज्यादा था. लेकिन उसी बीच अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ प्राइम मिनिस्टर्स थे जिनकी टर्म जो है, इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी की टर्म भी 11 साल थी. लेकिन वहीं पर गुलजारी लाल एक प्राइम मिनिस्टर था जो नेहरू के बाद बना था, वो सिर्फ 13 डेज तक रहा. वो केयर टेकर पीएम था. हाँ, वही केयर टेकर, यानी सिर्फ 13 डेज तक रहा. फिर उसके वो बाद ऐसे वाजपेयी caretaker बना था. प्राइम मिनिस्टर, 16 डेज तक ही रहा. हाँ जी, 16 डेज तक ही रहा. इसी तरह बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बराबर टर्म पूरी नहीं कर पाए, बीच में ही उनको जो है उतारा गया. तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये कभी भी अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पोजीशन खो देता है, 5 साल पूरे नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर. इसलिए जब तक वो इसके कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जब तक वो इसको सपोर्ट करेंगे, तब तक ये प्राइम मिनिस्टर होगा. अगर कल को नरेंद्र मोदी जी का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी कैबिनेट या उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, कहेंगे कि हमें मोदी जी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसी टाइम प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही रिप्रेजेंट्स द
यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसका अकेले कोई पोजीशन नहीं होता। दैट इज वाई, इसीलिए हमें क्या पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 जो है, आर्टिकल 74 कहता है कि देयर मस्ट बी प्राइम मिनिस्टर who will be the head of the council of ministers. That means this article deals with the provision regarding the council of ministers headed by the prime minister. इसमें बोला गया है आर्टिकल 74 में कि हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होगा इनका हेड। यानी प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं बन सकता है, अगर प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो तब इसको अपॉइंट करेगा जब इसके पास क्वालिफिकेशन होगी। कौन सी क्वालिफिकेशन? सर जो रिक्वायर्ड है, वही क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होगा ही, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ, या उसकी एज भी तो 25 चलो मानते हैं 25 अबो होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो प्राइम मिनिस्टर के लिए है, दैट इज he should be the leader of the majority party in the Lok Sabha, कि वो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर हमारे लोकसभा के अंदर 550 मेंबर है, तो 550 में मेजॉरिटी पार्टी मानी जाएगी जिनके पास 273 या 274 सीटें होंगी। तो जब 273 या 274 लोग कहेंगे, एमपी कहेंगे कि ये जी हमारा बंदा है लीडर, मोदी जी या कोई और, तो उसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर कहेगा आइए सामने, आपको मैं बनाता हूं प्राइम मिनिस्टर। ये क्वालिफिकेशन है। तो दैट मीन जब पार्टी बनेगी, जब मेजॉरिटी होगी, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, तब जाके आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, अकेले आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि पहले यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, फिर प्राइम मिनिस्टर आता है, और प्राइम मिनिस्टर इनका हेड होता है। समझ रहा आपको? इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पार्लियामेंट पावरफुल है, पार्लियामेंट को अथॉरिटी है, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स आते हैं। और यहाँ पर हम जब देखते हैं बी आर अम्बेडकर की बात आती है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे फाउंडिंग फादर है, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है, उन्होंने सही कहा था, इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप चाहते हो हिंदुस्तान के किसी भी बंदे को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपेयर करना है, तो वो हमारा द्रौपदी मुर्मू नहीं होगा, वो होगा हमारा नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर यूएसए के प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में खड़ा होगा, इसको हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन अमेरिका के अंदर है, जो पावर्स वो एंजॉय करता है, वही पावर्स हमारा प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, न कि हमारा प्रेसिडेंट। इसलिए हमें याद रखना है कि आवर रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या पूरी हिंदुस्तान की सरकार का हेड होता है। ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, वो लोकसभा का लीडर होता है। एंड ऑल्सो ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। और ही इज द पर्सन हु इज नोन एज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एंड ही कैन बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, उसी को हम यूएस प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है। तो आगे हम बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 71, that prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on advice of the prime minister, कि प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन जो बाकी मिनिस्टर्स है, इन सारे मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेगा एमएलए में से मिनिस्टर बनाना, कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, या इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बनाना, या डिफेंस, तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है। ये टीम सिलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर और इनको ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट। इसी तरह प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ द पार्टी व्हिच वॉन मेजॉरिटी सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन,
कि प्रेसिडेंट उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाता है जो इलेक्शन में मेजॉरिटी गेन करता है और लोकसभा के अंदर जिनके पास मेजॉरिटी होती है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि अगर इलेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल लोकसभा का इलेक्शन हुआ और इस लोकसभा के इलेक्शन में दो पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस को आ गई 200 सीट्स और बीजेपी को भी आ गई 200 सीट्स। तो अब इनको चाहिए 74, ना उनके पास 74 है ना इनके पास 74। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? प्रेसिडेंट किसको बनाएगा? डिस्क्रिशन नहीं, प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन पावर यूज करेगा। वेरी गुड। कोलेशन तो है, कोलेशन का ऑप्शन तो है कि अगर आपके पास बराबर नंबर नहीं है तो आप दूसरे लोगों को खरीद के या मना के या किसी भी तरह से उनको मोटिवेट करके अपने साथ ले लोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो कोलेशन हो ही नहीं सकता, ये तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो अब क्या करेंगे? उस टाइम प्रेसिडेंट अपना दुश्मन नहीं है। है ना, प्रेसिडेंट जो है अपना डिस्क्रेशन यूज करता है, प्रेसिडेंट की मर्जी चलती है। वो दोनों में से किसी भी पार्टी को, जबकि इनके पास बराबर सीटें हैं, 200 इनके पास भी है, 200 उनके पास भी है, तो इसलिए वो किसी भी पार्टी के लीडर को अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बना देगा। लेकिन उसको यह बोला जाएगा कि वो विद इन 1 मंथ अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। कहां पर? लोकसभा के अंदर, है ना, पार्लियामेंट के अंदर। यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क्स हिम टू प्रूव मेजॉरिटी और सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन अ मंथ इन केस ऑफ लैक ऑफ मेजॉरिटी। कि अगर इनके पास बराबर मेजॉरिटी नहीं है, कुछ सीटें कम है, तो प्रेसिडेंट इसको मौका देता है 1 मंथ का। वो कहता है ठीक है, मैं आपको बनाता हूं प्राइम मिनिस्टर, 1 मंथ का टाइम आपके पास है, विद इन 1 मंथ आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाता है लोकसभा के अंदर। अगर आप ये कर पाए तो यू शैल कंटिन्यू, अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं कुछ और देखूंगा, डिसॉल्व कर सकता हूं असेंबली। और ऐसा हुआ भी। 1979 में इंडिया का प्रेसिडेंट था नीलम संजीव रेड्डी, तो उसने क्या किया? चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जबकि उसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, और इसने उसको अपने डिस्क्रेशन पावर का इस टाइम जो है इसने यूज किया। ठीक है, इसी तरह हाँ, और ये प्रेसिडेंट जो है अपना डिस्क्रेशन पावर यूज कर सकता है। और इसी तरह से इंदिरा गांधी की डेथ जब हुई थी 1984 में, ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट था, तो उसने भी अपने डिस्क्रेशन पावर का यूज करके राजीव गांधी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह ये एक डिस्क्रेशनरी पावर है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब भी इलेक्शन होता है, अगर किसी के पास मेजॉरिटी ना हो, वो कोलेशन बना देते हैं। जैसे बीजेपी ने एनडीए बनाई, कोलेशन बना के रखी थी पहले ही, और कांग्रेस ने भी यूपीए बना के रखी है। ये अपने साथ 5-10 पार्टियां मिला के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है एक पार्टी को तो मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है। जैसे कश्मीर में भी हमने देखा रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ, तो हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो बराबर सीटें आई, लेकिन उन्होंने पहले ही कांग्रेस को अपने साथ रखा था कि कहीं हमें मेजॉरिटी ना आए, तो उन्होंने कांग्रेस या बाकी लोगों को अपने साथ रखा था, और अब बाद में भी रखा, क्योंकि उनको डाउट था कि हो सकता है हमें मेजॉरिटी ना मिले तो फिर हमें कौन सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें जरूरी होती है, क्योंकि मेजॉरिटी प्रूव करना जरूरी होता है, और इसके लिए 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर जनरली बिलोंग्स टू लोकसभा। अक्सर क्या होता है इंडिया में, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं या बनते हैं या बनेंगे, वो लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। पहले वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, और लोकसभा का इलेक्शन जीतने के बाद उनको फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, अगर वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर बन जाता है। जैसे हमारे मोदी जी है, पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन लड़ने के बाद वो लोकसभा के मेंबर बने, लोकसभा मेंबर बनने के बाद पार्टी ने उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया, और उसके बाद वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने। बट ये जरूरी नहीं है। ये हमारे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में लोअर हाउस का मेंबर होना जरूरी है, अपर हाउस का मेंबर नहीं चलेगा। लेकिन इंडिया में आप दोनों में से किसी भी हाउस के अगर मेंबर हो तो यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये हमने देखा है इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहां पर हमने देखा है कि हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स राज्यसभा के मेंबर थे, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जैसे I.K. गुजराल 97 में, इंदिरा गांधी 1966 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में। ये तीनों जो थे ये राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन फिर भी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक, कंडीशन जरूरी नहीं है, या तो आपका लोकसभा का मेंबर है होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन भी है,
अगर कोई बंदा ना लोकसभा का मेंबर है और ना राज्यसभा का मेंबर है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं है, सड़क पे चल रहा है, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है? ये आपको ना लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, ना राज्यसभा का, और ना किसी और चीज का। अगर आप आम आदमी हो, आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, आपने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया है, आपको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन कम से कम, जैसे वोट डालने के लिए एज क्या होती है? 18। जब आपकी 18 हो जाती है तो आप वोट डाल सकते हैं लोकसभा का, स्टेट असेंबली का, या पंचायत का, या म्यूनिसिपलिटी का। इसी तरह इलेक्शन लड़ने के लिए क्या एज होनी चाहिए? 25 सर। हाँ, 25 है। जो हमारे एमएलएज होते हैं, एमएलएज के लिए बेसिक एज, कम से कम एज 25। और इसी तरह लोकसभा का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए भी 25 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30। तो कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर 24 साल 11 मंथ है या 11 मंथ कुछ दिन है तो आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए याद रखना है 25 तो एज होनी चाहिए। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर का कोई तो नहीं बन सकता। बट नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और ना आपका मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा होना जरूरी है। आपको बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट विद इन ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ के लिए बनाया जा सकता है। और विद इन 6 मंथ आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन के दिखाना है या जीतना है इलेक्शन। लोकसभा का तो जीतना होगा, राज्यसभा का बनना होगा। तो अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप 6 मंथ तक लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बने, तो आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ वही बेसिक चीजें कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कम से कम 25 ईयर एज होनी चाहिए, और दोनों हाउसेस में से उसको किसी का मेंबर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, लेकिन विद इन 6 मंथ उसको ये प्रूव करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इंडिया हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इंडिया में हमने रखा है नाम अपनी गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड प्राइम मिनिस्टर होकर वो बन जाता है फिर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं, अकेले यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, जब इनका हेड होगा। तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पहले बनती है और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? ये वो मिनिस्टर होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं, जिनको बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट दिए जाते हैं या डिपार्टमेंट दिए जाते हैं या मिनिस्ट्रीज दी जाती है। लाइक डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे, एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्टर कौन है इंडिया का? हाँ हाँ जी, अमित शाह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो ये होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, और इनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्योंकि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व्स अराउंड देम, और सारी गवर्नमेंट जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरीके से यही सारी कंट्री को ही गवर्न करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है जिनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्ट्री। इसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसको बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये बेसिकली होते हैं वो मिनिस्टर जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, लेकिन इनको अटैच रखा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। और मेरा एक क्वेश्चन है सर। अभी ठहरो, अच्छा बोलो। सर, इंडिया में ऑफिशियली गवर्नमेंट बनी 1952 में। 1947 में इंडिया फ्री हुआ। ये मिनिस्ट्री 1947 से थी कि 1952 में ऑफिशियली स्टार्ट हुई? देखो, जनरल इलेक्शन जो इंडिया में हुआ 1952 में हुआ, और इंडिपेंडेंस 47 में मिली। इसीलिए जो है ना, इलेक्शन से पहले हमें केयर टेकर था, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया,
या श्री राज गोपालाचारी थे, प्रेसिडेंट बनाए थे इंटरम, तो ये टेम्पररी प्रोविजन चल रहा था तब तक। असल में जो ओके सर। हमारी गवर्नमेंट शुरू हुई, जब मिनिस्टर्स एलोकेट किए गए, डिपार्टमेंट से एलोकेट किए गए, वो 1952 के ऑनवर्ड्स हुआ, जब जनरल इलेक्शन हुआ। तब तक ऐसे ही समझो आप कंट्री को गवर्न करते थे, ऐसे ही जो थे इंटर्म बनाए गए थे, टेम्पोररी हेड्स वगैरह, लेकिन पहला इलेक्शन 52 में हुआ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो दूसरा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स है ना, ये भी मिनिस्टर्स होते हैं, इनको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, इनको एक अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, चाहे एजुकेशन सर इसमें मिनिस्टर रेलवे हो। भी आता है, हैं? रेलवे भी आता है इसमें कैबिनेट में। ये डिपेंड करता है, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स आते हैं, एटसेट्रा, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं, लेकिन कैबिनेट स्टेटस उनको अगर दिया जाएगा वो डिपेंड करता है। फिर जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, लेकिन अब इनमें क्या डिफरेंस होती है कि ये कैबिनेट की मीटिंग खुद अटेंड नहीं करते। जब इनको बुलाया जाता है कैबिनेट की मीटिंग में तो ये जाते हैं, अदरवाइज ये उसका हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन इनका एक इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। थर्ड कैटेगरी होती है डिप्टी मिनिस्टर्स। ये डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी मिनिस्टर्स के साथ अटैच होते हैं, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, और ये सिर्फ असिस्ट करते हैं बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और दे डू नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, और ये कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बुलाए जाते। क्योंकि जो कैबिनेट का मसला है ना, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट, ये असल में इंदिरा गांधी का थॉट था। इंदिरा गांधी ने ही 44th अमेंडमेंट जो की थी, जिसमें उन्होंने कैबिनेट का जो वर्ड है इसको ऐड कर दिया था, और इस तरह से ये स्पेशल मिनिस्ट्री बन गई उसकी। तो ये तीनों जो है, डिप्टी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यस तो सर। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है, जिसको पीएमओ ऑफिस कहा जाता है, तो ये पीएमओ ऑफिस जो है, ये बेसिकली पीएमओ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो होते हैं, ये 15 अगस्त 1947 को बना था, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा। सिंस जून 97 इट हैज बीन नोन एज पीएमओ's ऑफिस। पहले इनको बोलते थे सेक्रेटरीज ऑफ पीएम, अब इनको नाम मिला है पीएमओ, यानी पीएमओ's ऑफिस। तो ये हेडेड बाय सेक्रेटरी होता है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो चीफ मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं, और ये लोग बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को जो है सपोर्ट करते हैं, उसके काम, सारा काम जो है उसका देखते हैं, और दे डू नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ, मगर ये मीटिंग ऑफ कैबिनेट अटेंड नहीं करते, क्योंकि ये मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये असल में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प के लिए, प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट के लिए उनके साथ रहते हैं। और सैलरी वगैरह की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को सेम वही सैलरी मिलती है जो बाकी पार्लियामेंट मेंबर्स को मिलती है। इन एडिशन इसको कुछ अलाउंसेस, फ्री अकोमोडेशन वगैरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी, बाकी चीज़ें, ट्रैवलिंग वगैरह दिया जाता है। तो ज़्यादा खास इसकी सैलरी नहीं है, ऑफिशियली 1.6 लाख, यानी 1,60,000 इसकी सैलरी है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े ज़्यादा पावर्स एंजॉय करता है, और बाकी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी उनको दी जाती है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मिसलिनियस फंक्शंस, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? पहला काम, ही डज ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं, लेकिन सारा ओवरऑल कंट्रोल इसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजॉरिटी, वो पार्टी का लीडर माना जाता है। ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ वेरियस कमीशंस। बहुत सारे कमीशन है, जिसमें नेशनल डिफेंस कमेटी आती है, इंटर स्टेट काउंसिल आती है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आती है, CSR आता है, या नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन को बोलते थे, इन सभी का ये चेयरमैन माना जाता है। आल्सो चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन होता है। ही अनाउंस द पॉलिसीज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का डिसीजन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह पॉलिटिकल हेड माना जाता है। इसी तरह वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, होम, फाइनेंस, इन सभी चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसी तरह आप देखते हैं हमारे मोदी जी अक्सर बाहर ही रहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ एक इंडिया की रिलेशन को मजबूत करना, फॉरेन अफेयर्स को मेंटेन करना, ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साथ ही जो है, जो हमारा कैबिनेट होता है, ये भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ही कंट्रोल में रहता है, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में कैबिनेट। इसी तरह से जो पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हैं, उसमें इन कैटेगरीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे इन रिलेशन टू मिनिस्टेरियल काउंसिल, कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है।
क्योंकि अक्सर तो हम देखते हैं जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपने डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो। लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर क्या इंटरफियर करता है? पहली बात तो चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो, और प्राइम मिनिस्टर जो है वही रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि किसको मिनिस्टर बनाना है और किसको अपॉइंट करना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, पोर्टफोलियो यानी किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है। इसी तरह से किसी को रिमूव करना है, किसी को सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट को किसी भी मिनिस्टर को रिमूव करना, उससे रेजिग्नेशन लेना, क्योंकि सारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, और इनकी अपॉइंटमेंट में, इनकी फंक्शन में, इनके रिमूवल में प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है सारी इन मिनिस्ट्रीज को। साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यानी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर वहां पे कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमने देखा जब भी इंडिया में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए पास्ट में, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो रात के अंधेरे में फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं और सुबह को ऐलान कर देते हैं 500 हजार के नोट खत्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कामों में भी प्राइम मिनिस्टर अपना रोल प्ले करता है, या हम कह सकते हैं वो इंटरफियर करता है, मुदाखलत करता है। कहां पर? पहली बात कि जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट है इनके बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करता है प्राइम मिनिस्टर। जो बात प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को बोलनी है या पार्लियामेंट मेंबर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट को बोलनी है, तो वो थ्रू होता है प्राइम मिनिस्टर। और जितने भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता है, पार्लियामेंट लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देता है। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो भी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को अपॉइंट करना है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करना है, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना है। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, बट एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसको एडवाइस करता है या मशवरा देता है, या आप कहेंगे डिक्टेट करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही कहता है प्रेसिडेंट से किसको बनाना है अटॉर्नी जनरल, किसको बनाना है मेंबर ऑफ यूपीएससी, किसको बनाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या इवन जो गवर्नर बनाए जाते हैं वो प्रेसिडेंट खुद नहीं करता, वो भी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को इन सारे मामलों में एडवाइस करता है। और इतना ही नहीं, अब अगर देखेंगे हम पार्लियामेंट के मामलात में, अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ही लेता है और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे। प्रेसिडेंट खुद लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसको रिकमेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर तब जाके वो इसको डिसॉल्व कर सकता है। इसी तरह जो है अदर पोजीशन की अगर हम बात करें, नीति आयोग जिसको पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है, हेड होता है। इसी तरह कंट्री का फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही देखता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, चाहे यूएनओ में जाना होता है, चाहे किसी भी कंट्री किसी भी नेटो में जाना होता है, सार्क मीटिंग अटेंड करनी होती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे G20 या G7 की मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर ही वहां पे जाके उसको अटेंड करता है, क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट का लीडिंग स्पोक्स पर्सन होता है। और ड्यूरिंग क्राइसिस वो पॉलिटिकल मैनेजर होता है, इन सभी चीजों को हैंडल करता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एज अ नेशनल लीडर he meets with diverse group of people in various states and get memos with their issues and among their countries। यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा का लीडर नहीं है, ही इज द नेशनल लीडर, वो नेशन का लीडर है, कंट्री का लीडर माना जाता होता है, क्योंकि इसको असल में इसको लोगों ने डायरेक्टली वोट दिया होता है या इसकी पार्टी को डायरेक्टली वोट दिया होता है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में लोगों का कोई हाथ नहीं होता, आम सिटीजन का कोई हाथ नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को बनाने में कोई लोगों का हाथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बनाने में लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन के जरिए से आती है, लोकसभा के मेंबर्स को लोग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये मोदी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये मोदी सरकार है। क्यों? क्योंकि ये लीडर होता है नेशन का और नेशन इसको सिलेक्ट करती है, इसलिए उसको इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। तो इसलिए
जो प्राइम मिनिस्टर है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ही इज द मेन फेस एंड लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द पॉलिटिकल हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, कि ये रूलिंग पार्टी का फेस होता है, रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है मोदी जी। इसी तरह पॉलिटिकल हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, कि जो हमारी आर्मी है, हालांकि वो आर्मी जो होती है, डिफेंस जो होती है, वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल हेड है, पॉलिटिकल हेड मीन्स कि जो रिप्रेजेंट करता है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को, लोगों की ओपिनियन को, पब्लिक ओपिनियन को, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर रियल पावर्स एंजॉय करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन इंडिया के अंदर है, और आज तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कंट्री की डेवलपमेंट में। जैसे हमने कहा कि नेहरू 16 ईयर तक हिंदुस्तान का लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहा, और उन्होंने अपने 16 साल के दौर में हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाई, बहुत सारी डेवलपमेंट लाई, यानी नेशनल बिल्डर। अगर हम कहेंगे नेशनल बिल्डर तो वो नेहरू थे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी 11 साल तक हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही, और उसी के दौर में जो है पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ 71 में, जिसमें इंडिया को काफ़ी जीत हुई, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो इंदिरा गांधी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था उसमें। या अगर हम देखें वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, या इस वक्त नरेंद्र मोदी जी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्राइम मिनिस्टर उसका होता है कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की तरक्की करने में, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम होता है। ठीक है जी सर। हाँ जी। चलिए, इसमें भी वो जो टॉपिक्स है ये कल हम कंक्लूड करेंगे, आज ये सारा खत्म नहीं होगा।